Hello students, I welcome you all to this YouTube channel. In this video, we will get an idea of geography syllabus and its other related topics which are very important for various exams like NDA, CDS, FCAT, Territorial Army and CAPF. So before we start, this is a brief introduction about me. I am Bhavani Singh, graduated from Delhi University and I have worked for Baloi Academy for 4 years. We are also offering some paid courses. अगर आपको इंटरेस्ट है उन पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए तो आप इस स्लाइड के थ्रू जा सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के साथ। तो अगर मैं आपके ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूं, आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का, चाहे एफकैट का, चाहे सीएपीएफ या फिर टेरिटोरियल आर्मी, तो शुरू करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के साथ। अगर हम ज्योग्राफी के सिलेबस को देखें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्योग्राफी को मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। एक तो कैटेगरी होती है हमारी जनरल ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, और एक कैटेगरी होती है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। और दोनों ही तरह की ज्योग्राफी से लगभग इक्वल वेटेज के साथ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जितने लगभग जनरल या वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आएंगे उतने ही लगभग इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं। तो दोनों में से किसी भी कैटेगरी को हम स्किप नहीं कर सकते। और इस वीडियो में जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें सिलेबस देखना है, तो पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस आपको बताऊंगा और उसके बाद हम जनरल ज्योग्राफी के सिलेबस को देखेंगे। अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं हमारा पहला चैप्टर है इंडिया लोकेशन। देखिए, इस चैप्टर में इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन, इंडिया की कॉन्टिनेंट वाइज लोकेशन और इंडिया के साइज, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसके कुछ इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली हम इंडिया को उसके लैंड के टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास प्लेन है, हमारे पास आप देखेंगे कि डेजर्ट है, उसके अलावा हमारे यहाँ प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स हैं, उसके अलावा आइलैंड्स हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स की वजह से इंडिया को जब डिवाइड किया जाता है तो उसे बोलते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जब मैं ड्रेनेज सिस्टम की बात करता हूं तो ड्रेनेज सिस्टम से एक से दो क्वेश्चंस, चाहे आपका एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, इनफैक्ट टेरिटोरियल आर्मी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एफकैट में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते ज्योग्राफी के, पर एक आधा क्वेश्चन जब आता है तो कई बार वो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम हमारी इंडिया की मेजर रिवर सिस्टम्स और उनके अंदर जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, उनको पढ़ते हैं। और कई बार ड्रेनेज सिस्टम में हम रिवर्स के जो पैटर्न्स हैं उनको भी पढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि आप इस चैप्टर के नाम से ही देख पा रहे हैं कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है ऐसी वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो हो रही हो। तो ऐसी वेजिटेशन तो हमें जंगलों में देखने को मिलती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें कुछ 4 से 5 तरह के फॉरेस्ट और उनके फीचर्स को पढ़ना है। सॉइल की अगर मैं बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। सॉइल में हमें इंडिया में पाए जाने वाली कुछ 8 to 9 टाइप्स की सॉइल्स को पढ़ना होता है, पर उन 8 to 9 टाइप्स में से भी कुछ 4 ऐसी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जहां से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एल्यूवियल सॉइल आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हिंदी में जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जब मैं ब्लैक सॉइल की बात करता हूं तो काली मृदा, फिर उसके बाद एक है अपने पास लेटराइट और उसके अलावा है रेड एंड येलो। तो इन चारों सॉइल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार हमारे यहाँ जो सॉइल्स के साइंटिफिक नेम्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम दोनों तरह की सॉइल्स को इस तरह से आने वाले टाइम में कवर करेंगे। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में एक तो आपको क्रॉप सीजन्स पढ़ने होते हैं। उन क्रॉप सीजन्स में कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा रहा है और साथ ही साथ कि उन क्रॉप सीजन्स की जो टाइमिंग्स हैं, यानी कौन कौन से मंथ्स में कौन सा क्रॉप सीजन है, वो सब हमें पढ़ने को मिलेगा।
मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करूं तो इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स कहां कहां पर हैं, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज आज के टाइम में हम यूज में लेके आ रहे हैं और वो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा अगर मैं अगले टॉपिक्स की बात करूं तो देखिए, अगले टॉपिक्स में आप देख पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हमें मेनली देखना होता है कि हमारे यहाँ कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल है, आयरन एंड स्टील है, शुगर इंडस्ट्री है, या फिर कॉटन टेक्सटाइल्स है। इनके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड हमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ने होते हैं, तो वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, फैक्ट्स बेस्ड है, तो इसीलिए आसानी से कवर भी हो जाता है। इसमें हम यहाँ पे रोडवेज पे फोकस करते हैं, उसके अलावा हम रेलवेज, बेसिकली रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स, उसके अलावा हमारे कुछ नेशनल वाटरवेज हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा आप एयरवेज में तो यह है कि जो भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं आप उनको पढ़ सकते हो स्टेट वाइज। फिर हमारे पास कुछ रिजर्व्ड एरियाज हैं, जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसर साइट्स। तो जो भी न्यूज में है उनको तो हमें पढ़ना ही होता है, या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल रही है वो तो हमें पढ़ना ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे रिजर्व्ड एरियाज हैं जो स्टेट वाइज हमें पढ़ने होंगे, पर वो काफी स्टैटिक हैं, मतलब उनको पढ़ना ही होता है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, तो उनको भी देखा जाएगा। साथ ही साथ आप एक टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पे, डैम्स एंड लेक्स। आज के टाइम में तो डैम्स को डैम्स ना बोलकर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। तो एक या दो कोई ऑब्जेक्टिव्स रह नहीं गए, तीन चार ऑब्जेक्टिव्स हो गए डैम्स के भी, तो इसी वजह से मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये आपके इरिगेशन के काम भी आते हैं, ये आपके रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए भी बनाए जाते हैं, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए स्पेसिफिकली आज के टाइम में बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा आप जो डैम का रिजर्वॉयर है उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह के लिए या फिर बोटिंग वगैरह करने के लिए, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके अलावा जब मैं लेक्स की बात करता हूं तो लेक्स की तो हमारे देश में कमी नहीं है, पर कई सारी ऐसी लेक्स हैं जिनकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो हमें यहाँ पे देखनी होगी। तो ये तो आपकी इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, जो एक तरीके से ये मान के चलिए कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगातार यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हमारा हो गया इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम बात करेंगे जनरल ज्योग्राफी के सिलेबस की। अगर जनरल ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करें तो आप देखिए जितने टॉपिक्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं सिर्फ यही हैं, और फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं इन टॉपिक से। इसके बाहर अगर आप एक आधा कोई टॉपिक कवर करते भी हैं तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक्स तो कम से कम हमें कवर करने ही है। जैसे पहला टॉपिक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब भाई हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो ओरिजिनेट कैसे हुई है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और फिर धीरे धीरे जब ये इवॉल्व हुई है तो उस दौरान उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। साथ ही आपका दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसमें बेसिकली आपको क्रस्ट, मेंटल कोर, फिर क्रस्ट मेंटल कोर को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इस तरह से। तो इनके बीच में फिर डिसकॉन्टिन्यूटीज भी हैं, तो वो भी मैच करने को आ जाती हैं कई बार, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे पढ़नी होती। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स, ये दो ऐसी थ्योरीज हैं जो हमारे ओशंस और हमारे कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। जब इन थ्योरीज को पढ़ा जाता है तो वैसे तो काफ़ी सिंपल है, पर इम्पॉर्टेंट काफ़ी है और थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा, इसमें रट्टा नहीं लगाया जा सकता। फिर अगला टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कई बार यूपीएससी आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसमें पूछ लेती है, जैसे रॉक। तो रॉक में आपसे तीन तरह की रॉक्स पूछी जा सकती हैं, अपनी इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। फिर उनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि चार रॉक्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी रॉक इग्नियस रॉक को बिलोंग नहीं करती, या कौन सा एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं लैंड फॉर्म्स की मैं अगर बात करूं, लैंड फॉर्म्स में बेसिकली रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड, उसके अलावा आप ग्राउंड वाटर, इन सभी
फैक्टर्स की वजह से जो इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो लैंडफॉर्म्स हमें पढ़ने होते हैं। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि वो हमें याद करने में थोड़ा इजी हो, क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे नाम थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो वो टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो वो ईजिली याद हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर तो देखिए ऐसा टॉपिक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आपने सोशल साइंस में पढ़ा हो, चाहे साइंस में पढ़ा हो। तो इसमें बेसिकली कंपोजिशन देखना होता है एटमॉस्फेयर का। अब कंपोजिशन का मतलब क्या है भाई? एटमॉस्फेयर की बनावट किन चीजों से हुई है। तो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, ये तो सबको मालूम है। दूसरा, एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं। उसके अलावा वाटर वेपर। तो गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, भाई ये तीनों चीजों से मिलके बना है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इन्हीं को थोड़ा डिटेल में दो दो तीन तीन पॉइंट्स में कवर करना होता है। साथ ही स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो भाई यहां से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब है कि एटमॉस्फेयर की बनावट कैसी है। हालांकि बनावट जो है वो इनविजिबल है, वो देखी नहीं जा सकती, पर जब हम स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर जो सरफेस के आसपास है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर अपना आयनोस्फेयर या उसी को बोल रहे हैं थर्मोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स और उनके कुछ रिलेटेड फीचर्स हैं वो पढ़ने होते हैं। वहीं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। जब तक इसको समझाया नहीं जाए या फिर आप समझ के ना पढ़े, इसका रट्टा नहीं लग सकता। तो विंड क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैसे चलती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ठीक है, और उसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे विंड्स के मूवमेंट को पूरे अर्थ के आसपास कंट्रोल करता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसी के साथ एक टॉपिक ऐड कर देते हैं हम, लोकल विंड्स। वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह पर कुछ पर्टिकुलर विंड्स चलती हैं और उनके क्या एडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। पर वो मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो वो बहुत इजीली याद हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट है बाय द वे वो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं यहाँ से लोकल विंड से। टाइड्स एंड ओशन करंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ओशन या सी का जो वाटर है अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है तब तो टाइड बोल देते हैं, पर अगर वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है जैसे कि हम जनरली देखते हैं तो उसे ओशन करंट बोल देते हैं। ये मैंने बस ऐसे ही आपको रफली बता दिया है ताकि आप डिफरेंस यहां पे समझ पाए। टाइड का मतलब है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सी या ओशन वाटर, वहीं ओशन करंट्स का मतलब है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशन या सी वाटर। वहीं अगर क्लाउड्स या रेनफॉल की बात करें तो देखिए, क्लाउड्स के कुछ 4 के करीब टाइप्स होते हैं और वहीं रेनफॉल 3 तरह की होती है। तो वो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, उनके 4 टाइप्स कौन से हैं, उन 4 टाइप्स के क्या क्या फीचर्स हैं, तो कई बार वो मैच करने को आ जाता है या इंडिविजुअली भी पूछ लेते हैं, तो वो एक बार देखेंगे। और रेनफॉल 3 तरह की होती है, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये आपका जनरल ज्योग्राफी या साथ में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ हमने इंडियन ज्योग्राफी, दोनों का सिलेबस देखा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि भाई ज्योग्राफी पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमारा सिलेबस क्लियर हो गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई नोन जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप उनको प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं उनके साथ। और साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।